Assalamu alaikum YouTube people, I hope you guys are doing well. This is Mubin Ahmed and we are back with more lectures on physics. So we started moments of forces yesterday, right? And we did all the concepts. We were done with all the concepts and now we will start past paper questions. कॉन्सेप्ट्स तो हमने देख लिए सारे, हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कर लिए, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है ये देखना कि इस कॉन्सेप्ट को एग्ज़ामिनर कैसे टेस्ट करता है, किस तरह के सवाल आते हैं एग्ज़ाम के अंदर। पहले हम आसान सवाल करेंगे और फिर उसके बाद मुश्किल सवाल करेंगे। आज का हमारा मेन फोकस ये होगा कि हम पेपर 1 के पास पेपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आसान और मुश्किल। सो सवाल नंबर 1 इज़ ऑन द स्क्रीन। The diagram shows a boy of weight 500 न्यूटन्स। इस बच्चे का वेट 500 न्यूटन्स है, माशाल्लाह सेहतमंद बच्चा है। सिटिंग ऑन अ सीसॉ, ही सिट्स 2 मीटर्स फ्रॉम द पिवट। अब ये आपका पिवट है और ये बच्चा पिवट से 2 मीटर्स के डिस्टेंस पर है। व्हाट इज़ द फोर्स एफ नीडेड टू बैलेंस द सीसॉ। अब बैलेंस का मतलब क्या है, ज़रा सोचो। बैलेंस का मतलब ये है कि आपने सीसॉ को स्टिल रखना है, ना ही ये सीसॉ मूव करे ना ही ये रोटेट करे। ये कब होता है? ये तब होता है जब आपका ऑब्जेक्ट, जब आपका सिस्टम कहाँ पे होता है, इक्विलिब्रियम के स्टेट में होता है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। ठीक है, अच्छा। मोस्टली एग्जामिनर बैलेंस का वर्ड यूज़ कर रहा होता है ये जाहिर करने के लिए कि आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब इक्विलिब्रियम में आपके पास 2 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है कि आपका रिजल्टेंट फोर्स 0 होता है, और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि आपका रिजल्टेंट मोमेंट 0 होता है। अब क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ मोमेंट की बात कर रहे हैं तो हम फ़िलहाल इस चीज़ को इग्नोर करेंगे। अच्छा, अब ज़रा सोचो, याद करो मैंने क्या पढ़ाया था, मुझे बताओ रिजल्टेंट मोमेंट कब 0 होता है? रिजल्टेंट मोमेंट तब 0 होता है जब सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट is equals to the sum of anti-clockwise moment। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कितनी फोर्स चाहिए इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए। लेट्स सी। अच्छा, अब इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप याद है ना क्या होता है? सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था, सबसे पहला स्टेप होता है ये फिगर आउट करना कि कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और कहाँ पर एक्ट कर रही हैं। वेल, मैं हाईलाइटर का यूज़ करता हूँ। सबसे पहले मेरे पास एक ये फोर्स एक्ट कर रही है, एफ नीचे की तरफ, एक ये फोर्स एक्ट करी नीचे की तरफ, और मेरे पास एक ये फोर्स एक्ट करी नीचे की तरफ। इसके लिए येलो ले लेते हैं। दूसरा स्टेप क्या था? दूसरा स्टेप ये था कि हमने इनका डिस्टेंसेस निकालने पिवट से, और इसकी 2 कंडीशंस हैं। डिस्टेंस आपका पिवट से होना चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए, है ना? तो इस एफ का डिस्टेंस ये रहा, इस एफ का डिस्टेंस ये रहा, और इस 500 न्यूटन वाली फोर्स का डिस्टेंस ये रहा। अब डिस्टेंसेस भी आ गए हैं, फोर्सेस भी आ गए हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये फिगर आउट करना कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगी और कौन सी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगी। इसके लिए आपने सिर्फ सिचुएशन को विजुअलाइज करना है और सोचना है कि ये वाली फोर्स बार को किस तरह घुमाने की कोशिश कर रही है। ये वाली फोर्स बार को कुछ इस तरह से घुमाएगी और ये रोटेशन जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है जो कि घड़ी की डायरेक्शन के अगेंस्ट है, तो इसको हम ले लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसको हम रेड से हाईलाइट कर देते हैं। और ये वाली फोर्स जो है इस पूरे वुडन बार को कुछ इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रही है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो इसको हम ग्रीन से हाईलाइट कर देते हैं। शुरू में कुछ सवाल टाइम लेंगे बेशक, लेकिन इंशाल्लाह इससे आपकी बेसिक्स अच्छी होंगी, आपको ये समझ आएगा सवाल को सोल्व किस तरह करना है। ओके,
आपने सिस्टम को क्या लाना है, इक्विलिब्रियम में लाना है। उसके लिए आपका क्लॉकवाइज का सम और एंटी क्लॉकवाइज का सम बराबर होना चाहिए। चलो इनको इक्वेट करते हैं। अच्छा, क्लॉकवाइज मोमेंट के लिए मेरे पास जो फोर्स है वो कितनी है, 500 है। और मेरे पास डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मेरे पास 2 है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए मेरे पास फोर्स F है और डिस्टेंस कितना है पिवट से, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 4 है। अब मैं यहाँ पे F को सब्जेक्ट बना लूँगा और 4 को वहाँ जाके डिवाइड करवा दूँगा। 500 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 4, 2 1s are 2 2s are, ये आ गया आपके पास 250। यूनिट क्या लगा है, इसके लिए आपने देखना है कि आपकी फोर्स का यूनिट क्या है और आपका डिस्टेंस का यूनिट क्या है। फोर्स आपके पास न्यूटन्स में थी और डिस्टेंस आपके पास मीटर्स में था, इसलिए आपका यूनिट बनेगा न्यूटन मीटर। योर करेक्ट आंसर इज़ ए। आई होप दैट मेक्स सेंस। Okay, next question. If a nut and a bolt are difficult to undo, it may be easier. Just a minute. It may be easier to turn the nut by using a longer spanner. This is because the longer spanner gives dash. Okay. So मैं आपको डायग्राम के साथ समझाता हूँ कि इस सवाल में क्या पूछा जा रहा है। ये जो चीज़ आप देख रही हो ना, जिसको हम चाबी कहते हैं, इसका नाम स्पैनर है। ये एक नट है। अब वो कह रहे हैं कि आपका एक नट है जो नहीं खुल रहा। अ नट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडू, यानी उसको खोलने में बहुत मुश्किल आ रही है। लेकिन वहीं पे अगर आप एक लॉन्गर स्पैनर यूज़ करते हो तो उस नट को आराम से खोला जा सकता है। बताओ क्यों? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो, नट को खोलने के लिए आपको नट को टर्न करना पड़ेगा, आपको एक टर्निंग इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करना पड़ेगा, यानी आपको एक मोमेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। और मोमेंट जो है वो 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपका जो मोमेंट होता है ना, इट डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स। पहला फोर्स है और दूसरा डिस्टेंस है। अब लेट्स सपोज करो पहले आपके पास ये स्पैनर था, आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे थे। आपने अपने अंदर जितनी भी जान थी ना, जो बचा के रखी हुई थी, सारी लगा दी, सारी जान लगा दी आपने, लेकिन ये नट खोलने का नाम ही नहीं ले रहा। फिर आपने क्या किया कि आप एक लॉन्गर स्पैनर लेके आए और अब आप यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो। ये ग्रीन वाला बाद में वाला, यहाँ पर फोर्स लगा रहे हो। लॉन्गर स्पैनर लेने से हुआ क्या कि अगर ये आपका पिवट था तो पिवट से डिस्टेंस बढ़ गया। पहले ये आपका डिस्टेंस था, अब ग्रीन वाला आपका डिस्टेंस है। अब क्योंकि हमने कल पढ़ा था कि मोमेंट का बड़ा गहरा ताल्लुक है, खूनी रिश्ता है डिस्टेंस के साथ। अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हो तो मोमेंट भी बढ़ जाता है। तो लॉन्गर स्पैनर यूज़ करने से होता है क्या है कि एक बड़ा मोमेंट क्रिएट होता है, एक ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। सिंस आपने डिस्टेंस बढ़ा दिया, उस वजह से मोमेंट जो प्रोड्यूस होगा वो भी बढ़ जाएगा। अब ज़रा ऑप्शंस को देखते हैं। अ लार्जर टर्निंग मोमेंट, बिल्कुल सही कहा, बिकॉज लॉन्गर स्पैनर से जो मोमेंट प्रोड्यूस कर पाओगे वो शॉर्टर से ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा पिवट से डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा बड़ा मोमेंट आप क्रिएट कर सकते हो। तो सही आंसर क्या है? द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस इज ए। लेकिन बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है? देखो, पता है बात क्या है, आप जितने मर्जी जीनियस हो जाओ, आप सही जीनियस तब नहीं बनोगे जब आप करेक्ट ऑप्शन फिगर आउट कर पाओगे। सही जीनियस फिज़िक्स में सही मास्टर आप तब बनोगे जब आप ये फिगर आउट कर पाओगे कि बाकी ऑप्शंस गलत हैं तो क्यों गलत है। सही ऑप्शन तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, इतना टाइम है ना अभी आपके पास, तो जब MCQ सॉल्व कर रहे हो तो बाकी ऑप्शंस को भी पढ़ो और अपने आप को साबित करो कि वाई अदर ऑप्शंस आर रॉन्ग। अ स्मॉलर टर्निंग मोमेंट पॉसिबल ही नहीं है, लेंथ बढ़ जाएगी, आप पहले से बड़ा मोमेंट प्रोड्यूस कर सकते हो, इसलिए गलत है। फ्रिक्शन का ताल्लुक ही नहीं है, मोमेंट का और फ्रिक्शन का आपस में ताल्लुक ही नहीं है, इसीलिए C भी गलत है, D भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रिक्शन की बात हो रही है। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं इसे। ओके ओके masses x and y are placed on opposite sides of the center of a uniform meter rule. आपके पास दो मैसेज हैं, एक x है और एक y है, और आपने इन मैसेज को ना सेंटर के ऑपोजिट साइड्स पर प्लेस किया है एक यूनिफॉर्म मीटर रूल के। अब इस यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि आपका जो मीटर रूल है ना, इसका जो मैस है सारा का सारा ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी इतना ख़ास समझ नहीं आएगा, इसके बाद जो चैप्टर हमने करना है उसका नाम है सेंटर ऑफ मैस, वहाँ पर से ही समझ आएगा। विच इज़ पिवटेड एट इट्स सेंटर। आपने क्या किया हुआ है कि आपने ना इस मीटर रूल को, मीटर रूल क्या होता है, एक रूलर होता है जिसकी लेंथ 1 मीटर्स होती है, आपने इसको सेंटर में पिवट किया हुआ है। आपने लेफ़्ट हैंड साइड पे मैस x प्लेस किया है और राइट हैंड साइड पे मैस y प्लेस किया है। विच कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज एंड डिस्टेंसेस बैलेंसेस द रूलर। अच्छा, अब वो कहते हैं कि कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज और डिस्टेंसेस जो है रूलर को बैलेंस कर देंगे। सबसे पहले हम फिगर आउट करेंगे कि कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं जहाँ पे जो मोमेंट प्रोड्यूस करेंगी। सबसे पहले आपके पास ये x है, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा होगा और वेट ही वो फोर्स होगी जो मोमेंट प्रोड्यूस करेगी। तो मैं WX लिख देता हूँ, यानी वेट ऑफ x। फिर y का भी नीचे की तरफ वेट एक्ट कर रहा होगा और यही वो फोर्स है जो कि मोमेंट प्रोड्यूस करेगी। और ये रहे इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस जो कि पिवट से हैं और फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर भी हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आपने, यहाँ पर आपने बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन अगर आप यूज़ करते हो फोर्सेस का और डिस्टेंसेस का, तो आपका सिस्टम बैलेंस हो जाएगा, आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में कब आएगा? इक्विलिब्रियम में तब आएगा जब आपका क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर होगा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट के। तो आप हर ऑप्शन में डिस्टेंसेस और मैसेज लगा के देखोगे और देखोगे क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो वो आपका ऑप्शन सही है, अगर नहीं आ रहा है तो वो गलत है। हम पहले ए सेलेक्ट करते हैं, पहले ए को चेक करते हैं। तो ओके, अभी के लिए हम अज्यूम कर लेते हैं कि आपका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 10 है, ठीक है। एक्स का मास 200 है, यानी एक्स का वेट कितना हुआ? एक्स का वेट हो गया 200 ग्राम्स की बात हो रही है। एक्स का वेट हो जाएगा 2 न्यूटन्स और वाई का वेट कितना हो जाएगा? वाई का वेट भी 2 न्यूटन्स हो जाएगा। डिस्टेंस पी 5 है और डिस्टेंस एस 10 है। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाएंगे। ये जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है वो क्या है? वो आपके पास है एंटी नहीं क्लॉकवाइज है, या और ये जो मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है वो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है। इन दोनों के फोर्सेस बराबर हैं लेकिन डिस्टेंसेस अलग है। तो क्या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। दे हैव सेम फोर्सेस बट डिफरेंट डिस्टेंसेस। अगर करके भी देख लो, 5 2s are 10 आएगा और 10 2s are 20 आएगा, यानी क्लॉकवाइज 20 है, एंटी क्लॉकवाइज 10 है। तो आपका ऑप्शन ए सही नहीं है, ऑप्शन ए सही नहीं है। अब दूसरी ऑप्शन चेक करते हैं। चलो मैं कहता हूँ हम लोग चेक करते हैं, सी को चेक करते हैं। चलो जंप करते हैं, तुक्का लगाए, मुझे बिल्कुल भी आंसर नहीं आता। सी चेक करते हैं। एक्स का मैस 400 ग्राम्स है, यानी 4 न्यूटन्स। वाई का मैस है 300 ग्राम्स, यानी 3 न्यूटन्स। डिस्टेंस पी कितना है? 12 है और डिस्टेंस एस कितना है? 16 है। अच्छा, इसके लिए आई वुड नीड अ कैलकुलेटर, तो वो ले आते हैं। अच्छा, अगर अब यहाँ पर आप क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालते हो तो वो कितना आएगा? 3 × 16 48।
न्यूटन मीटर। और यहीं पर अगर आप एंटी क्लॉकवाइज निकालते हो तो वो कितना आता है, 4 × 12। ये भी आपके पास 48 ही आ रहा है। अब ज़रा ध्यान से देखो, जब मैंने ऑप्शन सी में दिए गए मैसेज यूज़ किए और ऑप्शन सी में दिए गए डिस्टेंसेस यूज़ किए, तो देखो मेरे पास क्लॉकवाइज भी 48 आ रहे हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी 48 आ रहे हैं, राइट। और अगर आपने किसी चीज़ को स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में लेके जाना है, आपने उसको बैलेंस करना है, तो ये ज़रूरी है कि क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होगा। इनफैक्ट सम ऑफ क्लॉकवाइज हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होगा। सो इस तरह से मैंने इस सवाल को सॉल्व किया। आई होप इट मेक सेंस। ओके, अगला सवाल। अब क्योंकि हमें थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया है कि क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं, तो हम थोड़ी सी पेस इंक्रीज़ करते हैं। अगला सवाल देखो, अ यूनिफॉर्म बीम इज़ पिवटेड एट इट्स सेंटर। आपने एक यूनिफॉर्म बीम को सेंटर पर पिवट किया है। अब इस यूनिफॉर्म का बड़ा गहरा मतलब है, ये इंशाल्लाह हम समझेंगे जाकर अगले चैप्टर के अंदर। द बीम इज़ बैलेंस्ड बाय 3 weights इन द पोजीशन शोन। अब देखो, देयर आर मोर देन 2 फोर्सेस। आपके पास 3 मैसेज पड़े हैं और उन तीनों का वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहे हैं, और ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में है। बैलेंस का मतलब क्या है, जब भी बैलेंस का वर्ड आ जाए हमेशा याद रखना, बैलेंस का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। और जब इक्विलिब्रियम का वर्ड आ जाए तो याद रखना हमेशा कि सम ऑफ क्लॉकवाइज हमेशा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर होगा। सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम लोग फोर्सेस फिगर आउट करेंगे। तो एक फोर्स ये लग रही है 300 की, एक फोर्स ये लग रही है 350 की, और एक फोर्स ये लग रही है 100 की। इस 300 न्यूटन्स का जो डिस्टेंस है पिवट से वो ये है, इस फोर्स का डिस्टेंस जो है वो ये है, और इस फोर्स का डिस्टेंस जो है वो ये है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ ये हमने फिगर आउट करना है कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है और कौन सी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये वाली फोर्स जो है बार को इस डायरेक्शन में घुमाएगी, विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज। मुझे पता है आप लोग एग्जाम्स के अंदर हाइलाइटर यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आप सिंपली पेंसिल यूज़ करोगे और वहाँ पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिख दोगे, लेकिन क्योंकि मेरे पास है तो मैं तो यूज़ करूँगा। तो ये 300 फोर्स जो है 300 न्यूटन्स वाली, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है, और ये वाली फोर्स जो है और ये वाली फोर्स जो है ये दोनों एक क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही हैं। तो इन दोनों को मैं ग्रीन से हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है, नाउ अब मुझे बताइए कि जो सम है क्लॉकवाइज का वो एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होगा। अब इसी को देख के सॉल्व करते हैं। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अच्छा, ये क्लॉकवाइज क्या है, क्लॉकवाइज आपके पास है 350 मल्टीप्लाई बाई डी प्लस ऐड करेंगे दोनों के मोमेंट्स को 100 मल्टीप्लाई बाई 0.5 इज इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज क्या है 300 इंटू 0.4 है, राइट। नाउ ये हो जाएगा 350D प्लस 50 इज इक्वल्स टू 300 इंटू 0.4 कितना होता है, 300 इंटू 0.4 इज़ 120। ये 50 यहाँ पर ऐड हो रहा है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 350D इज इक्वल्स टू 70, और ये 350 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 डिवाइड बाई 350 कितना होता है, लेट मी चेक। यहाँ से आपके पास डिस्टेंस आ गया 0.2 मीटर्स। अच्छा, अब क्योंकि सारे डिस्टेंसेस मीटर्स में थे, ये भी मीटर्स में था, ये भी मीटर्स में था, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो भी मीटर्स में ही आएगा। योर करेक्ट आंसर इज़ सी। आई होप इट मेक सेंस।
अगला सवाल। अभी तक हमारे पास आसान सवाल ही आ रहे हैं, लेकिन तैयार है ना, क्योंकि एकदम जज्बात बदलने वाले हैं और वक्त भी बदलने वाले हैं, फिर इंशाल्लाह मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, अ हॉरिजॉन्टल बीम इज़ पिवटेड एट एक्स। आपने एक हॉरिजॉन्टल बीम को एक्स पर पिवट किया हुआ है। अ mass of 200 gram rests on the beam as shown. Okay. The center of mass of the beam is 50 from the right hand end of the beam. Okay. The beam is balanced. What is the mass of the beam? Okay. So मुझे बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन याद रखो कि आपका जो वेट होता है ना, यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स का वेट, उनका वेट हमेशा कहाँ से एक्ट करता है? बिल्कुल सेंटर से एक्ट करता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ इसी वुडन स्केल की, तो अगर ये वुडन स्केल 100 सेंटीमीटर्स का है, यानी 1 मीटर का है, तो इसका जो वेट है ना, अपना वेट, वो कहाँ से एक्ट करेगा? वो बिल्कुल सेंटर से एक्ट करेगा। कहाँ से एक्ट करेगा? बिल्कुल सेंटर से, 50 सेंटीमीटर मार्क पर। आपने भी कभी देखा होगा कि आप जब स्केल को अपने फिंगर पर बिल्कुल सेंटर पर रखते हो तो वो बैलेंस हो जाता है, वो गिरता ही नहीं है, राइट? तो एक सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे या नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे। अभी के लिए बस ये याद रखो कि जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये भी पढ़ेंगे इसका क्या मतलब है, बस अभी रट्टा मार लो, उनका वेट बिल्कुल सेंटर से एक्ट करता है। अब इस वुडन बार का वेट कहाँ से एक्ट कर रहा होगा, मैं बताता हूँ। इस वुडन बार का जो वेट है वो एक्ट कर रहा होगा 50 सेंटीमीटर मार्क से। अब आई डोंट नो एग्जैक्टली 50 है कहाँ पे, लेकिन ये अराउंड 40 है। अगर ये मार्क अराउंड 40 है तो ये अराउंड 50 होगा। अब ये 40 कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ का डिफरेंस है वो 40 है। तो अगर हम ये एज्यूम कर लें कि आपका स्केल यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये मार्क 40 होगा और ये मार्क 50 होगा, ठीक है? ऑलराइट, अब सारी फोर्सेस मार्क कर लेते हैं। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपके पास यहाँ पर कितनी फोर्सेस हैं? आपके पास यहाँ पर 2 फोर्सेस हैं, ठीक है? ऑलराइट, एक फोर्स आपके पास ये है और एक फोर्स आपके पास ये है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ क्या होती है कि आपने फोर्सेस और डिस्टेंसेस सही तरह मार्क नहीं किए होते हैं, और उस वजह से आपका पूरा सवाल गलत हो जाता है। इस बॉक्स का वेट नीचे एक्ट कर रहा होगा और इसका वेट कितना होगा? 2 न्यूटन्स। अगर हम एज्यूम कर लें कि आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो 10 है, हमें डिस्टेंसेस चाहिए पिवट से लेके लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तक, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इस मास का डिस्टेंस ये रहा 20, ये है डिस्टेंस पिवट से लेके, डिस्टेंस ये है। अब कुछ बच्चे पता है क्या करते हैं, वो ये डिस्टेंस चूज़ कर लेते हैं 20 + 20 40, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा याद रखना है कि जो आपका डिस्टेंस होना है ना, वो आपका फोर्स से लेके पिवट तक होना चाहिए और फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ये आपका वेट है, ये डिस्टेंस नहीं है, ये भी गलत है। इसका भी डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक होगा? इसका डिस्टेंस भी पिवट से लेकर फोर्स तक होगा, ये डिस्टेंस। अब क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर मार्क पे है, ये 40 सेंटीमीटर मार्क पे है, मुझे पता है डिस्टेंस 10 होगा। ये डिस्टेंस 20 है और ये डिस्टेंस 10 है। अब क्या करेंगे? अब मुझे पता है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, स्केल बैलेंस्ड है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के बराबर है। अब मैं देर नहीं लगाऊंगा, मैं जल्दी जल्दी करूँगा। ये वाली फोर्स जो है, जो मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, वो कुछ इस डायरेक्शन में कर रही है, अबाउट दिस पिवट, जो कि आपके पास है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको मैं रेड से हाईलाइट कर देता हूँ, ये आ गया, रेड में हाईलाइट हो गया। और ये वाली फोर्स जो है, जो मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, वो कुछ इस डायरेक्शन में है, जो कि क्लॉकवाइज है, तो इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ, ये आ गया ग्रीन, राइट? अब हमने क्या करना है, क्लॉकवाइज को एंटी क्लॉकवाइज के बराबर खड़ा कर देना है। तो आई कैन से दैट कि सम, और मे भी ग्रीन से करते हैं, कंसिस्टेंसी ख़राब नहीं करते, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट,
ठीक है। और अगर क्लॉकवाइज की बात की जाए तो आपका फोर्स जो क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रही है वो स्केल का अपना वेट है जो कि W है, और डिस्टेंस कितना है 10 है। अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो आपके पास जो फोर्स है वो 2 है और डिस्टेंस कितना है पिवट से 20 है, ठीक है। तो W इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 20 कितना होता है 40 होता है, डिवाइड बाई 10। तो ये आपके पास कितना आ गया, ये आपके पास आ गया 4 न्यूटन्स। लेकिन आपको वेट नहीं चाहिए एट द एंड, आपको स्केल का वेट मिल गया, लेकिन आपको वेट नहीं चाहिए, आपको मैथ चाहिए। तो W इज इक्वल्स टू mg, राइट। आपका वेट कितना है, आपका वेट है 4, आपका मैथ चाहिए आपको, और ग्रेविटेशनल फ्रिक्शन 9.8 है। जब तक मेंशन ना किया जाए कि आपने 10 लेनी है तब तक आप 10 नहीं लोगे, आप 9.8 ही लोगे। अब मैथ कितना आएगा 4 डिवाइड बाई 9.81, 0.407, 0.407। ये तो हमारा आंसर गलत आ गया, ऐसी तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, बेशक नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखो, वो क्या कि आपके पास यहाँ पर मैथ्स आया है केजीज़ में और यहाँ पर ग्राम्स में है, तो इसको आप ग्राम्स में कन्वर्ट कर लो। कैसे करोगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 करके। तो ये आ जाएगा आपके पास 407 ग्राम्स, जिसको राउंड ऑफ करें तो आपके पास 400 ही आ जाता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप इट मेक सेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which statement describing the moment of a force about a pivot are correct? अब कौन से स्टेटमेंट जो है वो मोमेंट ऑफ अ फोर्स को बिल्कुल करेक्टली डिफाइन कर रही है, ये बताना है आपने। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज अ मेजर ऑफ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। इज दैट करेक्ट? याद करो मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने कहा था कि फोर्स लगा कर आप चीज़ों को टर्न कर सकते हो, राइट। एंड उस फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को आप क्या कहते हो, आप मोमेंट बोलते हो। क्या ये स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल वही बता रही है? बिल्कुल बता रही है कि द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज द मेजर ऑफ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट क्या है, सिंपली टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स का मेजर है, कितनी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हुई उसे मोमेंट कहते हैं। बिल्कुल सही है। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट। ये भी सही है भाई। मोमेंट कैसे निकाला जाता है, मोमेंट निकाला जाता है फोर्स को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई करके, लेकिन वो डिस्टेंस जो पिवट से है और फोर्स के परपेंडिकुलर है। बिल्कुल सही है। द मोमेंट ऑफ अ फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स इनटू प्रेशर ऑन द पिवट, एंड दैट्स एग्जैक्टली रॉन्ग। क्या मैंने आपको ऐसा कुछ पढ़ाया? नहीं पढ़ाया ना, तो आपने ऐसा कुछ याद भी नहीं रखना है, और ये ऑप्शन वाकई गलत है। अब कुछ बच्चे डाउट करना शुरू कर देते हैं कि भाई सर ने पढ़ाया ही नहीं है, ये शायद ऐसा हो। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 गलत है। कौन सी ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1 सही है और ऑप्शन 2 सही है। तो आपका सही आंसर इज ए। लेट्स मूव अहेड। ये काफ़ी मज़े का सवाल है। A force F is applied to a lever at a distance L from the pivot as shown. आप पिवट से ना डिस्टेंस L पे, यहाँ पर इस पॉइंट पर एक फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में। लेंथ D इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स एंड द पिवट। ये लेंथ D जो है ये फोर्स के, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के और पिवट के दरमियान ऐसा डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर है। विच एक्सप्रेशन इज द मोमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट पिवट। आपने मोमेंट निकालना है, वर्डिंग्स नहीं बोलनी आपने कि आपकी फोर्स और जो डिस्टेंस है दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द डिस्टेंस मस्ट बी फ्रॉम द पिवट। आपका डिस्टेंस पिवट से होना चाहिए और फोर्स के, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इफ दिस इज योर फोर्स, दिस विल बी योर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, एंड इफ दिस इज योर पिवट, दिस मस्ट बी योर डिस्टेंस, राइट। तो जिन बच्चों ने एल सेलेक्ट किया उनका आंसर गलत है। करेक्ट ऑप्शन क्या है? F इंटू डी। C is the right choice. I hope it makes sense. Alright.
तो ये थे आपके आसान सवाल। अब मुश्किल सवाल कैसे होते हैं वो दिखाता हूँ। ओके, नेक्स्ट सवाल। A force F causes a moment about point O on an L-shaped bar. The forces F acts at point P. ये एक पॉइंट P है और यहाँ से आप देख सकते हो एक फोर्स एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रही है। और आपको 4 डिस्टेंसेस गिवन है, D1, D2, D3 एंड D4। एंड आपने क्या करना है, आपने मोमेंट निकालना है। अब हमें ये पता है कि मोमेंट निकालने के लिए आपको कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं। मोमेंट निकालने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, पहला फोर्स और दूसरा डिस्टेंस। अब फोर्स का कोई मसला नहीं है, फोर्स बिल्कुल आपके सामने है, डिस्टेंस का मसला है। याद रखो मैंने क्या कहा था कि डिस्टेंस पिवट से होना चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर D1 की बात करें तो देखो, क्या ये F फोर्स के परपेंडिकुलर है? क्या ये फोर्स के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अगर D2 की बात की जाए तो क्या ये D2 फोर्स के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रही है? नहीं बना रही है। D3 की बात करें, क्या ये D3 फोर्स के साथ 90 डिग्रीज का एंगल बना रही है? नहीं बना रही है। वहीं पे अगर आप D4 देखते हो तो ये पिवट से भी है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर भी है। तो ये आपका डिस्टेंस है, ये आप फोर्स लोगे और ये आप डिस्टेंस लोगे, तो आपका मोमेंट क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस। फोर्स आपका F है और डिस्टेंस आपका D4 है, तो मोमेंट हो गया FD4। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका D है। आई होप इट मेक सेंस। ऑलराइट, आई होप इट मेक सेंस। Next question. The diagram shows a uniform solid rectangular block of weight 50 newtons. तो आपके पास ना यहाँ पर एक यूनिफॉर्म सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक है। अच्छा, तो जब भी आपको नज़र आ जाए यूनिफॉर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि जिस ऑब्जेक्ट की ये बात कर रहे हैं ना, उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है ना वो बिल्कुल सेंटर से एक्ट करेगा। इसका मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसका मास है वो बिल्कुल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेंटर ऑफ मास के अंदर। और इसका वेट जो है 50 न्यूटन्स है। इसका वेट क्या है? 50 न्यूटन्स। दैट इज़ पिवटेड अबाउट पॉइंट P, यानी जो रोटेशन होगी वो इस पॉइंट से होगी। फिर वो कहते हैं द हाइट ऑफ द ब्लॉक इज़ 40 and the base of the block is 8 centimeters wide. Which horizontal force F just make the block start to rotate about P? अच्छा, अब यहाँ पर एक बहुत इंतहाई इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है जो कि है स्टार्ट टू रोटेट। अब मैं यहाँ पर ना कुछ कीवर्ड्स लिखता हूँ, पहले उनको पढ़ो। ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपका एग्जामिनर यूज़ करता है इस टाइप के सवालों के लिए। अब इसको मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं आपको एक बहुत रिलेटेबल और अच्छी एग्जांपल देता हूँ। आपके पास एक इरेज़र है,
ये इरेज़र आपके पास और ये ज़मीन पर पड़ी है, ज़मीन भी बना लेते हैं, ये आगे ज़मीन। अब एकदम ना आपको कुछ होना शुरू हो जाता है और आप कहते हो भाई इस इरेज़र को गिराते हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता अपने फिंगर से ना यहाँ पर फोर्स लगाना शुरू करते हो, फिंगर से आहिस्ता आहिस्ता फोर्स लगाना शुरू करते हो। आहिस्ता आहिस्ता रबर टर्न होना शुरू होती है। अब टर्न होके कैसी लगती है वो दिखाता हूँ। आपने थोड़ी सी फोर्स लगाई और रबर जो है वो थोड़ी सी इस तरह टर्न हो गई। लेट्स सपोज कुछ इतनी सी टर्न होगी। आपकी फिंगर वही है, ठीक है, ये रही आपकी फिंगर। अच्छा सोचो कि आप जब इस फिंगर को हटाओगे तो क्या होगा? क्या ये ब्लॉक वापस आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, ऐसा लग रहा है यहाँ से। लेकिन करते करते फोर्स लगाते 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 एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा, दिखाता हूँ। जहाँ पे अगर आप फिंगर हटा भी लो ना तो ये रोटेट नहीं करेगा, राइट। आप इरेज़र को आहिस्ता आहिस्ता फोर्स लगा रहे हो, वो आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रही है। लेकिन एक पॉइंट पर जाके ना अगर आप बहुत कोशिश करो और इसकी सरफेस को थोड़ा सा फ्लैट कर दो तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जाके जहाँ रबर बैलेंस हो जाएगी, वो ना ही इस तरफ गिरेगी ना ही इस तरफ गिरेगी। इस सिचुएशन को, इस पॉइंट को एग्जामिनर डिस्क्राइब करता है इन कीवर्ड से, जस्ट अबाउट टू रोटेट, अबाउट टू टर्न, अबाउट टू रोटेट। यानी रोटेट नहीं कर रहा ना ही मूव कर रहे। लेकिन अगर आप यहाँ से थोड़ी सी भी फोर्स लगाते हो, इवन अ लिटिल और अ टाइनी अमाउंट ऑफ फोर्स कैन मेक इट रोटेट। अगर आप यहाँ पर भी थोड़ी सी फोर्स लगाते हो या यहाँ पर भी थोड़ी सी फोर्स लगाते हो तो ये रोटेट कर जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को कहते हैं, एग्जामिनर इन कीवर्ड से डिस्क्राइब करते हैं। अब ये बात याद रखो कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली टर्न नहीं कर रहा होता, एग्जैक्टली मूव नहीं कर रहा होता वो इक्विलिब्रियम में ही है। तो यहाँ पर हम वही लगाते हैं, क्लॉकवाइज इक्वल्स एंटी क्लॉकवाइज, सम ऑफ क्लॉकवाइज इक्वल्स सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, राइट। अब सवाल पढ़ते हैं, अब सवाल हमसे सॉल्व होगा, ठीक है। आप सिंपली रट्टा भी मार सकते हो। अगर मैं चाहता आपको सीधा रट्टा मरवा सकता था कि जब एग्जामिनर कीवर्ड यूज़ करे आपने हमेशा सम ऑफ क्लॉकवाइज इक्वल सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज लगा देना है। लेकिन क्या फ़ायदा जब आपको पता ही नहीं है कि हम लगा क्यों रहे हैं, राइट। अच्छा, ये चीज़ भी इंशाल्लाह हम लोग स्टेबिलिटी के चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब सवाल पढ़ो। डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म सॉलिड रेक्टेंगुलर ब्लॉक। अच्छा, ये आपके पास ना एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है जिसकी बेस 8 है, हाइट 40 है और 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब मोमेंट्स का सवाल है। मोमेंट्स का सवाल सोल्व करने के लिए सबसे पहली टिप ये होती है कि फोर्सेस डिटरमाइन करना। ठहरो, थोड़े से ज़रा अच्छे कलर सेलेक्ट करने दो। तो एक फोर्स मेरी ये रही और ये रहा इस फोर्स का डिस्टेंस। याद है ना कि आपका जो डिस्टेंस है वो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड इट मस्ट बी फ्रॉम द पिवट। बिल्कुल सही है। एक फोर्स आपकी ये है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इसके लिए भी कोई कलर ले आते हैं भाई, कौन सा कलर लें? चलो ब्राउन ले लेते हैं, ब्राउन भी प्यारा लगता है। एक फोर्स आपके पास ये रही 50 वाली। अच्छा, इसका डिस्टेंस क्या होगा? देखो ऊपर ना उन्होंने एक चीज़ मेंशन की थी, अगर आप ध्यान से देखो, वर्ड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना इसका मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका जो वेट है वो एग्जैक्टली सेंटर से एक्ट करेगा। और अगर इसका वेट एग्जैक्टली सेंटर से एक्ट कर रहा है, ये अगर पूरी लेंथ 8 है तो ये हाफ कितनी होगी? ये 4 होगी और ये भी 4 होगी, राइट। ये रही आपकी फोर्स ब्राउन वाली और ये रहा इसका डिस्टेंस पिवट से, कितना होगा? 4 होगा, राइट। ये डिस्टेंस कितना होगा? ये डिस्टेंस 4 होगा।
तो अब आपके पास दोनों फोर्सेस आपने निकाल लिए और आपने दोनों के डिस्टेंसेस भी निकाल लिए। इसको भी ज़रा ब्राउन से हाईलाइट कर देते हैं। ऑलराइट, अब भाई हमने ये डिटरमाइन करना है कि कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज है और कौन सी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है। तो ये वाली फोर्स जो है इस इंटायर ब्लॉक को अबाउट दिस पॉइंट कुछ इस डायरेक्शन में घुमाएगी, एंड दैट डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। तो इसको हम लोग ग्रीन से हाईलाइट कर दे देंगे। वहीं पे जो वेट है आपका ये इंटायर ब्लॉक को कुछ इस डायरेक्शन में घुमाएगा, विच इज़ एंटी क्लॉकवाइज, सो दैट्स वाई आई हाईलाइट इट विद रेड। राइट, सो नाउ आई हैव क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इसको थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ये ज़रा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर हम वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे सम ऑफ क्लॉकवाइज इक्वल्स सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल्स सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज की बात करें तो फोर्स आपकी एफ है और डिस्टेंस कितना है पिवट से, इज़ 40। अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करें तो फोर्स आपकी 50 है और डिस्टेंस कितना है आपका, डिस्टेंस आपका है 4। एफ इज़ इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई 40। यहाँ से आपके पास एफ़ की वैल्यू आ गई 5 न्यूटन्स। आई होप आपको ये सवाल समझ आया। बेशक इस टाइम पे काफ़ी इस सवाल पे काफ़ी टाइम लगा है, इस टाइम पे काफ़ी सवाल नहीं लगा है, तो लेकिन मेरा मकसद ये था कि आपको समझा सकूं कि इस तरह के सवाल अगर आ जाएं तो किस तरह से सॉल्व करने हैं। लेट्स मूव अहेड। चलो गाइस, आ जाओ नेक्स्ट सवाल। सो ओके, सम फोर्सेस आर अप्लाइड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम अ पिवट। ठीक है भाई, मान लिया। Which diagram shows the forces that produces the largest moment about pivot P? कुछ नहीं करना, हर एग्जाम्पल में हम लोग क्या करेंगे, हर किसी एग्जाम्पल में मोमेंट निकाल लेंगे और फिर देखेंगे किसका मोमेंट बड़ा है। लेकिन आसान सवाल जितना आसान लगता है उतना होता नहीं है। अब ऐसा क्यों है, कहाँ फंसे बच्चे, दिखाता हूँ। ज़रा ये देखो मैं क्या चीज़ हाईलाइट कर रहा हूँ। हाय, ये हमारी कमज़ोरी है। सवाल आसान दे दो लेकिन सवाल के अंदर हेरा फेरी कर दो, हम फंस जाएंगे। हम मासूम बच्चे हैं, हम पाकिस्तानी हैं, राइट। तो यहाँ पर फंसे सारे बच्चे, मैंने एग्जामिनर रिपोर्ट देखी तो यहाँ पर मोस्टली बच्चे फंसे थे। लेट्स सी, तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये आपका फोर्स है और ये आपका डिस्टेंस है। अब या तो इनको भी सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लो या इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लो, इट्स अप टू यू। सो ऐसा करते हैं कि सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं हर लेंथ को, राइट। तो 50 टाइम्स 0.9 ये आपको दे देगा ए का मोमेंट। 50 80 टाइम्स 0.5 ये आपको दे देगा सी का मोमेंट। 30 इंटू 2 आपको बी का मोमेंट दे देगा, और 18 इंटू 3 आपको डी का मोमेंट दे देगा। अब बस भाई कुछ नहीं करना, इन्हें कैलकुलेट कर लो। ठहरो मैं करता हूँ। हम्म 50 इंटू 0.9 45, 80 इंटू 0.5 इज़ 40, 30 इंटू 2 इज़ 60 एंड 18 इंटू 3 कितना होता है देख लेते हैं, इज़ 54। तो क्या ख्याल है, क्या ये देख के बता सकते हो कौन सी वैल्यू बड़ी है? बिल्कुल पी का मोमेंट सबसे बड़ा है। कोई गलती तो नहीं की मैंने? नहीं बिल्कुल सही है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। आई होप इट मेक सेंस। लेट्स मूव ऑन। एक बार इस सवाल पर भी नज़र मारिए, काफ़ी मज़ेदार सवाल है। A length of thread is attached to a lamina at point P as shown in the diagram. अब ये आपका लेमिना है, यानी एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट है
द लैमिना इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट पिवट पॉइंट क्यू, यानी पॉइंट क्यू पे पिवट हुआ है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना, जो रोटेशन होगी वो यहाँ से होगी, ठीक है। पॉइंट क्यू जो है पिवट है। द टेंशन इन द थ्रेड इज इफ, अब आपने क्या किया कि पॉइंट पे ना एक धागा बांधा और आपने इस धागे को बिल्कुल इधर खींचा। अब आप जब धागे को खींचोगे तो उसके अंदर तनाव आएगा, एंड उस तनाव को बोला जाता है टेंशन फोर्स, और उसको हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। व्हाट इज़ द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट क्यू, अब इस फोर्स की वजह से लैमिना रोटेट करेगा, तो हमने मोमेंट की एक्सप्रेशन निकालनी है। सबसे पहला स्टेप क्या है, फोर्स फिगर आउट कर लिया, अब इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बनाएंगे। ये रहा लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसको नोटेट कर देते हैं। अब बताओ कौन सा डिस्टेंस इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर है और पिवट से भी है। एग्जैक्टली ये वाला डिस्टेंस। कितना आसान था, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे, एफ इंटू वाई, एफ वाई। क्या आंसर आ गया, सी इज योर करेक्ट चॉइस। आई होप इट मेक सेंस। अच्छा दोस्तों, गलती से रिकॉर्डिंग मेरी बंद हो गई, मुझे पता ही नहीं चला, मैं पूरा सवाल करवा गया। कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। मज़ेदार सवाल है, यकीन मानिए। अ यूनिफॉर्म लोड ऑफ वेट 5 न्यूटन इज हेल्ड एट रेस्ट। अच्छा, यूनिफॉर्म का वर्ड जो है ना, ये देखो हर जगह पे यूज़ हो रहा है। यूनिफॉर्म का वर्ड का मतलब ये होता है कि इस ऑब्जेक्ट का जो मास है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इनडायरेक्टली वो कहना चाह रहे हैं कि रोड है ना, इसका वेट बिल्कुल सेंटर से एक्ट करेगा, और इसका वेट 5 न्यूटन का है, और इनिशियली रेस्ट पे है, यानी ज़बरदस्ती रोक के रखा हुआ है। द डायग्राम शोज 3 फोर्सेज एक्टिंग ऑन द रोड व्हेन इट इज़ रिलीज। तो भाई 4 फोर्सेज नहीं, 4 फोर्सेज एक्ट कर रही हैं, और मैंने इन फोर्सेस को हाईलाइट कर दिया है, सो दे कैन बी मोर विजिबल, ठीक है। ऑलराइट, फिर वो कहते हैं व्हाट हैपन्स टू द रोड व्हेन इट इज़ रिलीज्ड, इट डज नॉट मूव। ओके, सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई कि इसकी रिजल्टेंट फोर्स क्या आती है। देखो, जो ऊपर फोर्स लग रही है वो 10 है, और नीचे 3 फोर्सेस लग रही हैं। फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है, तो वी कैन ऐड देम। 2 + 5 + 3 इज 10। 10 आ गया, ऊपर भी 10 आ गया, यानी अपवर्ड फोर्सेस इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस। जितनी फोर्स ऊपर ऐड करी उतनी ही नीचे ऐड करी, तो रिजल्टेंट फोर्स जो आपके पास है वो 0 बनेगी। यानी ना ही ये ऊपर मूव करेगा, ना ही ये नीचे मूव करेगा। और क्योंकि राइट और लेफ़्ट कोई फोर्सेस नहीं लग रही हैं, तो ये ना ही राइट मूव करेगा, ना ही ये लेफ़्ट मूव करेगा। अच्छा, अगर हम इसको पिवट एज्यूम कर लें, तो मुझे पता है बिल्कुल सेंटर है, ये लेंथ भी उतनी ही है और ये लेंथ भी उतनी ही है। ये फोर्स 3 न्यूटन्स की है, ये फोर्स 2 न्यूटन्स की है। क्या ये रोड रोटेट करेगा, ज़रा सोचो। दोनों के डिस्टेंसेस सेम है, दोनों डी हैं, राइट। यहाँ पे फोर्स बड़ी है तो क्या मोमेंट बड़ा नहीं बनेगा इस वाली से। यहाँ पर फोर्स 2 है, तो 3 न्यूटन वाली फोर्स जो है वो ज़्यादा मोमेंट क्रिएट करेगी, तो ये इस साइड पे रोड थोड़ा सा इस तरफ रोटेट कर जाएगा। अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए कहता है इट डज नॉट मूव, नहीं भाई, रोटेट करना मतलब मूव करना, रोटेट कर रहे हैं यानी मूव कर रहे, गलत। राइट लेफ्ट फोर्सेस लग ही नहीं रही है, कोई फोर्स राइट नहीं लग रही है, कोई फोर्स लेफ्ट नहीं लग रही है, राइट लेफ्ट मूव करेगा ही नहीं। अपवर्ड्स ही मूव नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर वाली फोर्सेस नीचे वालों के बराबर है, रिजल्टेंट फोर्स 0 है, ना ही ऊपर मूव करेगा ना ही नीचे मूव करेगा। इट स्टार्ट टू रोटेट, बिल्कुल ये रोटेट करना शुरू कर देगा। इट विल स्टार्ट टू रोटेट, ये रोटेट करना शुरू कर देगा। अब इमेजिन करो जैसे आपने ना इसको रस्सी से बांधा हुआ है, यहाँ पे नीचे इसका वेट एक्ट कर रहा है, यहाँ पे एक वेट आपने फोर्स लगाई है, यहाँ पे एक फोर्स लगाई है, तो ये कुछ इस तरह से रोटेट कर जाएगा। आई होप दिस क्वेश्चन मेक सेंस। काफ़ी आसान, काफ़ी मज़ेदार सवाल था, लेकिन इस तरह का एक नए टाइप का सवाल हमने सॉल्व किया आज। आगे आ जाओ। ओके, लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल। सो ठहर जाओ एक मिनट। The diagram shows a muscle. Visible क्यों हो गया? The diagram shows a muscle and a bone in a person's arm. Alright. So ये मसल है आपके पास, ओके,
bro has some impressive kind of muscles. Of course, जिम जाता है. The hand holds a load of 40 न्यूटन्स. ये हैंड जो है इसने 40 न्यूटन्स का वेट होल्ड किया हुआ है. अब होल्ड जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. इसका मतलब ये है कि इसने सिर्फ पकड़ के रखा हुआ है, ना ही इसका हैंड नीचे जा रहा है ना ही इसका हैंड ऊपर जा रहा है. द एल्बो एक्ट्स एज अ पिवट. अच्छा, ये आपकी कोनी चेक करो ज़रा, सही है ना? रोटेट कर रही है, बिल्कुल मेरी कर रही है. सो ये एज अ पिवट एक्ट कर रही है, यानी यहाँ से आपका आर्म जो है वो रोटेट होता है, ठीक है. एंड द टेंशन इन द मसल कीप्स द लोअर पार्ट ऑफ द आर्म हॉरिजॉन्टल. ओके, और ये जो आपके मसल्स हैं ना, ये स्ट्रेच हुए हुए और इनके अंदर टेंशन है और ये आपके आर्म को होल्ड करके रखा हुआ है इसने, ठीक है. अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग फोर्सेस मार्क कर लेते हैं. तो यहाँ पे एक फोर्स आपके पास ये एक्ट कर रही है टेंशन वाली, एक फोर्स आपके पास ये फोर्स है टेंशन इन द मसल्स. अच्छा, अब इसका डिस्टेंस क्या होगा? ये आपका पिवट है, राइट? तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो पिवट से लेके फोर्स तक होगा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगा तक होगा. तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है टेंशन वाली फोर्स का वो 5 है. एक फोर्स आपके पास 40 वाली न्यूटन वाली एक्ट कर रही है और इसका जो डिस्टेंस है वो ये है पिवट से डिस्टेंस ये है. विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. ऑलराइट, अब देखो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सिर्फ होल्ड करके रखा हुआ है. होल्ड का मतलब ना ही ये बॉक्स, ना ही हैंड ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, ये रोटेट नहीं कर रहा. इसका मतलब ये है कि हम लगा सकते हैं कि सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना? अच्छा, अब लास्ट थिंग हमें क्या पता करनी है? हमने ये पता करनी है कि कौन सी फोर्स कौन सा मोमेंट प्रोड्यूस कर रही है. अब ये मसल जो हैं ये पूरी एल्बो को कुछ इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्म को. तो एंड दैट इज़ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. और ये बॉक्स जो है ये हैंड को, आर्म को कुछ इस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ क्लॉकवाइज. तो इसको हमने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया, इसको हमने रेड से हाईलाइट कर दिया. अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 40 × 35 इज़ इक्वल्स टू, टेंशन को हम टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंटू 5. इसका डिस्टेंस 5 है. तो यहाँ पर टी को सब्जेक्ट बना लेंगे. 40 × 35 divided by 5. Let's see what do we get. Forty into 35 divided by 5 is 280. यहाँ से टेंशन की वैल्यू आ जाती है 280 न्यूटन्स. आई होप इट मेक सेंस. ओके, आगे चलते हैं. सो ये हमारा आखिरी सवाल है. द डाइवर ऑफ वेट 500 न्यूटन्स. एक डाइवर है, उसका वेट 500 न्यूटन्स है. ऑलराइट, आंखें नज़र नहीं आ रही इसकी, चलो कोई बात नहीं. इसका वेट 500 न्यूटन्स है एंड स्टैंड्स एट द एंड ऑफ अ स्प्रिंग बोर्ड दैट इज़ 2 मीटर्स लॉन्ग. और एक स्प्रिंग बोर्ड के एंड पे खड़ा हुआ है जो कि 2 मीटर्स लंबा है एंड इज़ फिक्स्ड एट पॉइंट पी. और पॉइंट पी पे फिक्स हुआ है. स्प्रिंग बोर्ड हैज़ अ वेट ऑफ 500 न्यूटन्स. स्प्रिंग बोर्ड का अपना वेट 500 न्यूटन्स है. द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्प्रिंग बोर्ड इज़ इन द सेंटर ऑफ द बोर्ड. इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल सेंटर पे है. बताता हूँ क्या मतलब है इसका, टेंशन नहीं लेनी है. व्हाट इज़ द टोटल मोमेंट अबाउट पी ऑफ द डाइवर एंड द बोर्ड. अब इन दोनों का, अच्छा देखो मेरी बात सुनो, सबसे पहले फोर्सेस फिगर आउट करते हैं. एक इस बंदे का वेट होगा, इस डाइवर का वेट होगा जो कि आपके पास होगा 500 न्यूटन्स. और एक आपके पास इस अपनी प्लैंक का वेट होगा जो कि एक मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा होगा अबाउट दिस पॉइंट. अब सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर में है. इसका मतलब ये है कि अभी के लिए बस ये समझ लो कि आपका जो वेट है वो बिल्कुल सेंटर से एक्ट करेगा. इसका जो वेट है वो बिल्कुल सेंटर से एक्ट करेगा. इसको डब्ल्यू जूम कर लेते हैं, ठीक है यार. ये 1 मिनट है जो, बस इसकी आंखें नज़र नहीं आ रही हैं, मुझे कुछ हो रहा है, बनाने दो.
हाँ आप सही है ना। चलो भाई, सो अब सबसे पहले हमने फोर्सेस फिगर आउट कर लिया, अब इनके डिस्टेंसेस निकालेंगे। एक आपके पास ये फोर्स है और इसका डिस्टेंस क्या है पिवट से, ये इसका डिस्टेंस है। अब क्योंकि ये बिल्कुल सेंटर से एक्ट करिए तो मुझे बताया कि पूरी प्लैंक 2 मीटर्स की है, तो हाफ प्लैंक कितने कितने डिस्टेंस की होगी, हाफ प्लैंक का डिस्टेंस होगा 1 मीटर। इस बंदे का वेट 500 न्यूटन्स है, एक फोर्स आपके पास ये एक्ट कर रही है, इसको मैं इसके लिए ब्राउन यूज़ कर लेते हैं, और ये रहा इसका डिस्टेंस पिवट से जो कि आपको मेंशन है पूरा 2 मीटर्स है। अब हमने पता लगाना है कि कौन सी फोर्स क्लॉकवाइज है कौन सी एंटी क्लॉकवाइज है। अब दोनों अपेरेंटली दोनों ही इस प्लैंक को एक ही डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं एंड विच इज़ क्लॉकवाइज, तो दोनों ही ग्रीन है, दोनों ही ग्रीन है। इसको भी ग्रीन कर देते हैं, इसको भी ग्रीन कर देते हैं, रेड ग्रीन लाइट। ओके नाउ अब इनको ऐड कर देना सिंपली। अच्छा इसका वेट आपको गिवन है 500 न्यूटन है, राइट। तो 500 हमने दोनों के मोमेंट को बस ऐड कर देना है, ठीक है। सो 500 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया इस वाली फोर्स का मोमेंट, प्लस 500 इंटू 2, ये आ गया इस बंदे का मोमेंट जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल्स टू 500 इंटू 1 इज़ 500 एंड हो गया 1500, क्योंकि फोर्स आपके न्यूटन्स में है, डिस्टेंस मीटर्स में, एंड दैट इज़ योर फाइनल आंसर। सो दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। आई होप आपको समझ आया है। हमने बेसिक सारी चीज़ें पढ़ी, फिर हमने कॉन्सेप्ट्स भी कवर किए और फिर काफ़ी ज़्यादा पास्ट पेपर क्वेश्चंस किए पेपर 1 के। पहले कुछ आसान सवाल किए और फिर कुछ मुश्किल सवाल किए। आई होप आप लोगों को जितना भी पढ़ा समझ आया। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा है, इफ़ यू बिलीव दिस कंटेंट वाज हेल्पफुल फॉर यू, do make sure to share it with your friends, colleagues or anyone you believe could benefit from these videos. Okay, so मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।